Hello everyone, this is Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, Greater Noida, and in this video we will discuss a topic liability for BA LLB Jurisprudence to BA LLB 6th semester. And in this video we'll start with liability and we'll discuss the kinds of liability in this. So first of all we will discuss what is liability. So basically liability you can say the act for which you will be held liable. कि मतलब आपका ऐसा कोई एक्ट, आपका ऐसा कोई काम जिसकी वजह से आप उस चीज़ के लिए आंसरेबल हो, मतलब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने जो भी काम किया, जो भी एक्ट किया है, उसके लिए आप किस तरीके से लायबल हो. सो अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल टर्म दैट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ बीइंग एक्चुअली और पोटेंशियली सब्जेक्ट टू अ लीगल ऑब्लिगेशन. बेसिकली जब कोई लीगल तरीके से आपके ऊपर कोई काम करने के लिए ऑब्लिगेशन लगा दी जाए, या आपको कोई काम कर ले कि जब कुछ मना करा जाए, और उस चीज़ के लिए जिस काम के लिए आपको मना करा गया अगर आप वो काम कर देते हो, या जिस काम को करने के लिए आपको कहा गया अगर वो आप काम नहीं करते हो, तो जिस चीज़ के लिए उस काम के लिए व्हेन यू गेट लीगली लायबल, यू गेट लीगली आंसरेबल, उसको हम बेसिकली बोलते हैं लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी क्या है? जॉइंट लाइबिलिटी भी हो सकती है. सो जॉइंट लाइबिलिटी इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर विच मोर देन वन पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल. मतलब ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्ट जिसके लिए एक से ज़्यादा पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबल हो, उसको हम बोलते हैं जॉइंट लाइबिलिटी. एज वर्ड इट सेल्फ इज टेलिंग, as this word itself is describing joint. So joint means more than one. So joint and several liability refers to the status of those who are responsible together as one unit as well as individually. मतलब जब कोई सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं जॉइंट लाइबिलिटी. एंड व्हेन मोर देन वन पर्सन इज लायबल फॉर एनीथिंग then that is called joint liability. So the person who has been harmed can institute a lawsuit एंड रिकवर फ्रॉम एनी और ऑल ऑफ द रॉन्ग डूअर्स. नाउ अब जिसके अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है तो इट्स अप टू दैट पर्सन जिसका राइट वायलेट हुआ है, जिसके अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है, कि वो सबके अगेंस्ट सूट फाइल करता है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट सूट फाइल करता है. नाउ इन दिस केस या तो अब जो भी पर्सन लायबल है, जिसने सूट फाइल करा, उसको या तो इंडिविजुअल पर्सन से वो रिकवर कर सकते हैं या जॉइंटली. मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि वो इंडिविजुअली भी किसी पर्सन से करे और फिर उसको कवर अप करके दो पर्सन से ज़्यादा से भी कवर अप करे. तो ऐसे कंपनसेट वो ऐसे कोई भी डबल कंपनसेशन नहीं ले सकता. या तो वो इंडिविजुअली किसी पर्सन से लेगा या फिर सबको जॉइंट करके एक साथ लेगा. अब अगर देयर आर थ्री पर्सनस ए बी एंड सी, तो ए को अगर उसने जॉइंट लाइबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जॉइंट ऑब्लिगेशन के अंदर, तो वो उससे इंडिविजुअली कुछ भी कंपनसेट नहीं कर सकता है. And primary liability is an obligation for which a person is directly responsible. It is distinguished from secondary liability, which is responsibility of another if the party directly responsible fails or refuses to satisfy his or her obligation. अब प्राइमरी लाइबिलिटी में क्या होता है? जब कोई पर्सन खुद डायरेक्टली लाइबल होता है किसी भी एक्ट के लिए, और सेकेंडरी लाइबिलिटी होता है जब कोई फर्स्ट पर्सन मना कर देता है अपने काम के लिए. देन इन दैट केस उस फर्स्ट पर्सन के मना करने की वजह से यू कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट. There are five kinds of liability: civil liability, criminal liability, penal liability, remedial liability, and vicarious liability. Now we will discuss all these liability one by one. So first is civil liability. What is civil liability? That we will study. Civil liability is the enforcement of the right of plaintiff against the defendant in civil proceedings. मतलब ऐसा कोई राइट जो प्लेंटिफ के पास है डिफेंडेंट के अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स फाइल करने के लिए, कि प्लेंटिफ के पास प्लेंटिफ का कोई ऐसा राइट वायलेट हुआ है जिसमें वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकता है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज सिविल लाइबिलिटी. Civil liability give rise to civil proceedings whose purpose is to the enforcement of certain rights claimed by the plaintiff against the defendant. एंड जो सिविल लाइबिलिटी होती है उसकी वजह से क्या होता है? सिविल प्रोसीजर आप ले सकते हो, सिविल सूट फाइल कर सकते हो. सिविल लाइबिलिटी अगर वॉयलेट हो रही तो उसके लिए आप क्रिमिनल सूट नहीं फाइल कर सकते हो. एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स आर एन एक्शन ऑफ द रिकवरी ऑफ डेट, restoration of property, specific performance of contract, recovery of damages, issuing of an injunction against the threatened injury. So these all are the examples of civil liability कि जिसमें किसी पर्सन का कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है और उसके लिए
सामने वाला डिफेंडेंट के अगेंस्ट आप सिविल सूट जिन केसेस में फाइल कर सकते हो, उन दैट केस द डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल फॉर सिविल लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज क्रिमिनल लाइबिलिटी। सो ऐसा कोई भी एक्ट जिसकी वजह से आप क्रिमिनली आंसरेबल हो, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल लाइबिलिटी। सो क्रिमिनल लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी टू बी पनिश्ड इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इन क्रिमिनल लाइबिलिटी पनिशमेंट इज अवॉर्डेड टू अ रॉन्ग डूअर। मतलब ऐसी कोई भी लाइबिलिटी, ऐसा कोई भी काम जिसको करना है और आपने नहीं करा है, या जो इसको नहीं करना था और आपने वो कर दिया है, और उस एक्ट की वजह से आप क्रिमिनली लायबल हो, कि मतलब वो ऐसा कोई एक्ट बन रहा है कि उससे कोई ऑफेंस क्रिएट हो रहा है और उसके लिए कोई पनिशमेंट गिवन है रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, एंड इन दैट केस देयर विल बी अ क्रिमिनल लाइबिलिटी। सो इफ द पर्सन इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस विद क्रिमिनल इंटेंशन देन ही इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट। मतलब अगर वो क्रिमिनल लाइबिलिटी कमिट हो रही है और उसमें उस पर्सन की इंटेंशन भी देखी जाती है कि हाँ, इंटेंशन के साथ उसने कोई एक्ट कमिट करा, इन दैट केस अ पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर पनिशमेंट। क्रिमिनल लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया। इट मीन्स कि अगर कोई एक्ट, इट मीन्स द ऑफेंडर इज गिल्टी ओनली व्हेन इट इज डन विद द गिल्टी माइंड। कि अगर आपका कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं था, यू हैड नो बैड इंटेंशन, बट तब भी कोई एक्ट हो गया जो कि एक ऑफेंस है, देन इन दैट केस आपका इंटेंशन लेवल देखा जाएगा कि अगर इंटेंशन नहीं था फिर भी कोई एक्ट हो गया, तब आपको कोई, यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। बट इफ देयर वाज इंटेंशन कि हाँ भाई एक्चुअली में ही क्राइम करने का इंटेंशन था, देन इन दैट केस आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो जब भी कोई एक्ट होता है, जब भी कोई क्राइम होता है, उसके पीछे सबसे पहले इंटेंशन देखी जाती है कि क्या इंटेंशन थी। अगर इंटेंशन गिल्टी होती है तो ऑब्वियसली यू विल बी हेल्ड लायबल। अगर इंटेंशन गिल्टी नहीं होती है, देन इन दैट केस you can be escape or you can be defended, you can defend yourself. Next is penal liability. So the theory of penal liability is concerned with the punishment of wrong. There are different kinds of punishment. Basically punishments के basis पे, जो basically आप कह सकते हो punishment को penal liability कहा जाता है. So there are kinds of punishment: deterrent, preventive, retributive, reformative. ये सब theories भी हैं. So we have discussed about these theories also. Deterrent theory कौन सी होती है, preventive theory कौन सी होती है. So a penal liability can arise either from a criminal or a civil wrong. अब देखो, जो penal liability होती है वो क्रिमिनल रॉन्ग से भी हो सकती है और सिविल रॉन्ग से भी हो सकती है. ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है, ऐसा इट्स नॉट मेंशन एनीवेयर कि जो क्रिमिनल सिर्फ, जो पिनल लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही होगी. सो पिनल लाइबिलिटी जो होती है क्रिमिनल रॉन्ग के लिए भी हो सकती है और सिविल रॉन्ग के लिए भी हो सकती है. देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ पिनल लाइबिलिटी. दोज आर द कंडीशंस, इंसिडेंट्स एंड मेजर्स ऑफ अ लाइबिलिटी. सो पिनल लाइबिलिटी के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. वो होते हैं कंडीशन, इंसिडेंट्स एंड लाइबिलिटी को कैसे मेजर करना है. As regard the condition of penal liability, it is expressed in the maxim actus non facit niam nisi mens rea. It means अगर कोई एक्ट गिल्टी इंटेंशन के बिना हुआ है तब तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी. बट अगर कोई एक्ट गिल्टी इंटेंशन के साथ ही कमिट करा गया है, एक्चुअल में जो पर्सन कमिट कर रहा है उसकी इंटेंशन गिल्टी ही थी, देन इन दैट केस यू विल बी हेल्ड लायबल. Two things are required to be considered in this connection, and that are the act and the mens rea. रिक्वायर द कंसिडरेशन ऑफ लिमिटेशन एंड नेग्लिजेंस. मतलब आप क्या एक्ट कर रहे हो. अगर आप गिल्टी एक्ट कर रहे हो बट आपकी इंटेंशन गिल्टी नहीं है, मतलब आप एक्ट कर रहे हो बट आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इससे किसी को हार्म हो या किसी को कुछ रॉन्ग हो, देन इन दैट केस आपको पूरा डिफेंस मिल जाएगा. बट आपका एक्ट भी अनलॉफुल था और उसकी इंटेंशन भी गिल्टी थी, देन इन दैट केस यू विल डेफिनेटली गेट अ पनिशमेंट फॉर दैट एक्ट. Next is remedial liability. So remedial liability is based on the maximum UB just EB remedium. इसका मतलब ये होता है that it means when there is right there must be some remedy. कि जब भी कोई राइट होता है तो उस राइट के साथ एक रेमेडी दी जाती है कि अगर आपका ये राइट वायलेट होता है तो इन दैट केस आपके पास ये रेमेडी है कि हाँ भाई अगर आपका ये राइट वायलेट होता है तो आप इस रेमेडी को क्लेम कर सकते हो. The force of law can be used to compel a person to do what he ought to do under the law of the country. कि मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली आप पर्सन से वही काम करा सकते हो जो एज पर द लॉ ऑफ कंट्री अलाउ है, कि आप उससे ऐसा कोई भी काम नहीं करा सकते जो लॉ उसको परमिट नहीं कर रहा है करने के लिए. एंड इफ एन इंजरी इज कॉज बाय द वॉलेशन ऑफ अ राइट द सेम कैन बी रेमेडियल बाय कंपेलिंग द पर्सन अबाउट टू कंप्लाई विद इट. और अगर मतलब सपोज करो ऐसा कोई एक्ट करते हुए जो कि लॉ के थ्रू आप कर रहे हो बट स्टिल
ऐसा कोई काम करते हो, आप किसी का राइट वायलेट कर रहे हो, देन इन दैट केस जिस पर्सन का राइट वायलेट हुआ है उसके पास रेमेडी होती है कि वो खुद को मतलब रेमेडी ले सके अपने लिए. The first exception is an imperfect obligation or duty. Second exception, unenforceable duties. And third exception is impossibility of performance by law. अब देर आर थ्री एक्सेप्शंस. तीन एक्सेप्शन है वैसे हर केस में आप ये ले सकते हो रेमेडियल लाइबिलिटी की, लेकिन तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें आप नहीं ले सकते. दैट इज़ अगर कोई ऑब्लिगेशन या ड्यूटी आपके ऊपर है, या फिर कोई अनएनफोर्सिएबल ड्यूटी है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ लॉ के लिए दैट इज़ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बाय लॉ. नॉट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ लॉ बट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बाय लॉ, कि ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जो लॉ के थ्रू इम्पॉसिबल है करना. कोई अनएनफोर्सिबल ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन या कोई ड्यूटी है, इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है, देन इन दैट केस आप रेमेडियल लाइबिलिटी नहीं क्लेम कर सकते हो. नेक्स्ट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी. So vicarious liability means a liability which is incurred for an instead of another. Generally, a person become liable for a tort committed by him, but there are certain circumstances in which one person become liable for the tort committed by another. ये आप लोगों ने tort में भी पढ़ा होगा कि basically जो person होता है, जो human being होता है, वो अपने खुद के wrong के लिए liable होता है. But there are certain circumstances जिन cases में अगर किसी second person ने भी कोई टॉट कमिट करा है, कुछ एक्ट कमिट करा है, देन इन दैट केस यू कैन बी हेल्ड लाइबल. वो कौन कौन से होते हैं, उन्हीं लाइबिलिटीज को वाइकेरियस लाइबिलिटी बोला जाता है. सो वो कौन कौन सी जैसे देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी लाइक मास्टर एंड सर्वेंट, कि अगर सर्वेंट ने कुछ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ एक्ट कमिट कर दिया तो इन दैट के सर्वेंट मास्टर विल बी हेल्ड लाइबल. फर्म एंड पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज मेंस रिया. सो मेंस रिया बेसिकली मीन्स गिल्टी माइंड, कि आपका माइंड जो है, आप कोई भी एक्ट जो है, कोई भी काम जो है, किस इंटेंशन से कर रहे हो. अगर आपका माइंड सेटअप ही ऐसे है कि नहीं भाई मुझे ये गलत काम करना ही करना है, और आप उसी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी तरीके से एक्ट कमिट कर रहे हो, तो इट शोज दैट यू हैव अ गिल्टी इंटेंशन इन योर माइंड. सो मेंस रिया मीन्स टू हैव अ गिल्टी माइंड. Mens rea or the mental element of crime is very important part of criminal law in India as well as other countries. Most laws in India contain the element of guilty mind so as to make an act by a person criminally liable for punishment. तो बेसिकली जब भी किसी पर्सन को किसी क्राइम के लिए, किसी ऑफेंस के लिए लाइबल करा जाता है, तो उसका इंटेंशन देखा जाता है. अब इंटेंशन कैसे देखा जाता है, वो मेंस रिया के फैक्टर से कंसीडर करा जाता है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन, व्हाट वाज द लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन. उसका जो मेंटल एरिया था, जो मेंटल एलिमेंट था, वो कितना इन्वॉल्व था, कैसा माइंड काम कर रहा था एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम. तो ऑल दीज एक्ट डिसाइड वेदर पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर एनी ऑफेंस और नॉट. नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस. Next is negligence. So the model penal code recognize 4 different level of mens rea. Basically mens rea के 4 you can say 4 stages होते हैं. First is intent, that is knowledge, recklessness and negligence. So negligence is one of the element of mens rea only, कि at the time of commission of crime आपका माइंड कितना इन्वॉल्व था, एक्चुअल में इन्वॉल्व था या नेग्लिजेंस से कुछ हुआ. नेग्लिजेंस इज लोअर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर माइंड, यू कैन से कि आप में नेग्लिजेंस की वजह से हुआ. बिकॉज कोई भी बोलते ना नेग्लिजेंस से हुआ, इट मीन्स आपका जो माइंड का इन्वॉल्वमेंट था वो पूरी तरीके से नहीं था. सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस, कि किस लेवल ऑफ एक्सटेंट तक एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम आपका माइंड इन्वॉल्व था, उसके बेसिस पे भी आपको कंसिडर करा जाता है दैट वेदर योर एक्ट विल बी हेल्ड लायबल फॉर punishment or not. So that's it for this video. In this video we had discussed negligence, mens rea and liability. At the end we had discussed the kind of liabilities.